हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में क्लास 10 हिस्ट्री का जो पार्ट नंबर 9 है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष, इस वीडियो में हम अभ्यास के जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे वो उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हिस्ट्री का सिलेबस आपका एसएस का जितना भी सोशल साइंस का आपका पेपरों तक जितना भी आपका मटेरियल रहेगा, मैथ का रहेगा, साइंस का रहेगा या इंग्लिश का रहेगा, हिंदी का रहेगा, संस्कृत, फिजिकल का, तो आपको इस चैनल पे जितनी वीडियो आपको कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हमारा यहाँ पे से जो पार्ट क्या है, स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो सभी को पता है ये कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी, 1953 में की गई थी। और इसको लागू कब किया गया था, ये 1956 में इसको लागू किया गया था। देखो ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के लौह पुरुष कौन है। तो भारत के लौह पुरुष कौन रहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या रहेंगे, भारत के लौह पुरुष रहेंगे, जिसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, श्रीलंका कौन से महासागर में स्थित है। तो कौन से में रहेगा, हिंद महासागर में क्या रहेगा, श्रीलंका स्थित है। जो हमारा जो मैप है भारत के नीचे हम देखेंगे तो कौन सा है, श्रीलंका स्थित है ना, तो उसमें वो कौन से महासागर में है, वो हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में, ये आपको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके पास है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो ये कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और अब ये आ जाए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा, भारत के आर्थिक उदारीकरण की नीति कब अपनाएगी। तो कब अपनाई गई थी आर्थिक उदारीकरण की नीति, वो 1991 ईस्वी में अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, योजना आयोग की स्थापना कब की। तो कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब योजना आयोग का जो दूसरा नाम क्या है, वो है नीति आयोग। ठीक है, क्या है, नीति आयोग रहेगा, इसका नाम बदलकर कब बदला गया था, ये 2015 में बदला गया है नीति आयोग। इसके जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं इसके जो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है आपका, संविधान सभा का क्या कार्य होता है। जैसे हमारे भारत में संविधान सभा होती है, उसका क्या क्या कार्य होता है, वो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि संविधान सभा का कार्य भारत के लिए संविधान का निर्माण क्या है, संविधान का निर्माण करना है। क्या कि भाई संविधान सभा का क्या कार्य होता है, भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करना होता है। और विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे उस टाइम, 389 सदस्य थे। और बाद में आ जाता है आपके इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा का क्या स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया। मतलब इसके निर्माण के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया, 22 समितियों का गठन किया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, कौन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, वो रहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बोल सकते हैं हम, ये आ जाएगा। और इस प्रकार इस सभा में निर्देशन में संविधान तैयार किया है। मतलब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, क्या एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये संविधान सभा किसके लिए है, भारत के संविधान के लिए। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसका 27 सदस्य था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और इसका अस्थायी सदस्य आ जाए तो भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ठीक है, इसका अस्थायी सदस्य। ठीक है, बाद में क्या आ जाता है, इसमें कितनी समितियां थी, 22 समितियां थी। ठीक है, 22 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहेगा आपके पास, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको आपको नाम बताने हैं, कितने पड़ोसी देश हैं। तो एक एक देख लेते हैं, भारत के कितने 7 पड़ोसी देश दे रखे हैं। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान,
ठीक है। भारत के जो पश्चिम है साइड पड़ती है आपकी, मतलब उसमें क्या है पाकिस्तान है, तो आपको सभी को पता है, ठीक है। उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या रहेगा भूटान तथा बांग्लादेश, मतलब दो देश रहेंगे। कौन कौन सा? उत्तर पूर्व में भूटान, बांग्लादेश। पूर्व में क्या रहेगा? म्यांमार आएगा, ठीक है। और उत्तर में क्या है? चीन और नेपाल रहेगा। और दक्षिण में क्या जाता है आपका? श्रीलंका, जो नीचे नीचे है दे रखा है ना यहाँ पे हमारा, ये इस साइड में नीचे क्या रहेगा? श्रीलंका रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका? बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका थी? मतलब बांग्लादेश जब दूसरी कंट्री बनी उसमें भारत का योगदान क्या था, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो भारत का बंटवारा होने के कारण बंगाल में भी दो हिस्सों में बट गया है, ठीक है। मतलब भारत का बंटवारा होने के कारण बंगाल भी दो हिस्सों में बट गया था, ठीक है। और हिंदू बहुल क्षेत्र भारत के साथ रहा, जिसे पश्चिमी बंगाल कहा गया। मतलब क्या? हिंदू बहुल क्षेत्र, मतलब जिसमें हिंदू ज्यादा थे वो एक क्षेत्र रहा, जिसको क्या कहा है? पश्चिमी बंगाल कहा गया। तथा मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मतलब पूर्वी बंगाल था वो किसका? पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, ठीक है। पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। यहीं से बांग्लादेशी लोगों पर खूनी संग्रह प्रारंभ हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ था उस पे क्या है कि खूनी संग्रह चालू हुआ था, उस पे अत्याचार होने स्टार्ट हो गए थे, मतलब शुरू हो गए थे। और इसी कारण क्या है? खूनी संग्रह प्रारंभ हो गया था। 1 लाख से अधिक शरणार्थियों को भारत में शरण लेनी पड़ी। मतलब 1 लाख से भी ज्यादा जो भी मतलब पूर्वी पाकिस्तान में थे वो क्या आ गए? पाकिस्तान से कहां आ गए? वो इंडिया आ गए, भारत आ गए, ठीक है। और उनको शरण लेनी पड़ी भारत में। भारत का बांग्लादेश के अनुरोध पर हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। क्या हुआ? मतलब उसमें भाई बांग्लादेश के जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो भारत में आने स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए, ठीक है। और उसमें क्या गया? बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया? जो युद्ध था वो शुरू हो गया 1965 में भी हुआ था, 1999 में भी हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से क्या हुआ? अतः 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब पता है आपको कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है, 1965 में भी हुआ था, ठीक है, 71 में भी हुआ था। और क्या 71 में जो युद्ध हुआ था वो क्या हुआ था? पाकिस्तान की जो सेना थी, आर्मी थी, उन्होंने क्या है? भारतीय जो सेना थी उसको क्या है? समर्पण कर दिया और बांग्लादेश अलग देश बन गया। और शेख मुजीबुर रहमान वहां के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। कहां के? बांग्लादेश के, ठीक है। क्या बन गए? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बन गए। कौन? मुजीबुर रहमान, ठीक है। कौन? मुजीबुर रहमान वहां के पहले राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आता है? 11 का गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था उस टाइम जब भारत के जो 50 वर्ष थे उसके बीच में जो भी टाइम लगा था उसके अंदर आता गुट निरपेक्ष। देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी राष्ट्रों की। अब राष्ट्रों क्या होगा? राष्ट्र जितने भी, जैसे हमारा भारत है, ठीक है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इसी तरह जो राष्ट्र है जितने कंप्लीट है उनकी एक अंतरराष्ट्रीय क्या है? संस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में हुई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर व युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कहा कि मतलब क्या हुआ? आपके पास है भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति कौन? अब्दुल नासिर व युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो ने इसकी स्थापना में, किसकी? जो गुट निरपेक्ष की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1961 में गुट निरपेक्ष की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इस आंदोलन का उद्देश्य किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विपक्ष में रहते हुए निष्पक्ष रहना था। 2012 तक इसके सदस्यों की संख्या 120 थी। कब तक? 2012 तक। प्रोजेक्ट में आप देख लेना कितनी उसकी सदस्यों की संख्या रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हरित क्रांति से आप क्या अभिप्राय है? ठीक है, हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति का मतलब आप वैसे समझ रहे हो किससे है? कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। देखो कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि, मतलब कृषि उत्पादन जब जैसे हमारे इंडिया में क्या सबसे ज्यादा क्या कृषि की जाती है लगभग, तो उसमें क्या है? उसमें तीव्र वृद्धि हो गई, जिससे हरित क्रांति मतलब ऐसे हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? ये आ जाएगा आपका कृषि से, ठीक है। इससे
कृषि से, आपको लिख देना कृषि से। इस कृषि नीति के माध्यम से किसानों को बिजली, सिंचाई व सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। और सस्ते अनाज, उन्नत बीज, खाद तकनीकी का प्रयोग करके 1970 के दशक की शुरुआत तक गेहूं, चावल, मक्का की खेती में 2.5 गुना वृद्धि हो गई, ठीक है। पहले क्या किया जाता, नॉर्मल जो चीजें होती थी आपकी, जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, इस तरीके के अनाज बोए जाते थे। बट आज हमारे जो देश में मतलब हर प्रकार के अनाज, मतलब जितने वैरायटी हैं वो बोई जाती है। हरित क्रांति ने हमारे देश में खाद्यान्न संकट को दूर कर दिया। मतलब हम, जैसे हमारे पास अब इतना अनाज है कि हम अगले 100 वर्षों तक भी बोले तो हम बैठे, जब भी खेती ना की जाए तो हम उसको, जो हमारे पास अनाज है हम उसको खा सकते हैं। मतलब ये खाद्यान्न संकट था ना, वो दूर हो गया। पहले हम क्या था, मतलब हमारे पास इतना खाद्यान्न नहीं था, हमारे पास से स्टॉक नहीं था, तो अब हमारे पास इतना है कि हम अगले 100 वर्षों तक के क्या है, न भी फसल बोए तो हम उसका यूज कर सकते हैं। हमारे पास इतना अनाज है। तो आगे क्या दे रखा, दूर किया पर कमजोर अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। जो कमजोर अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। मतलब पुनर्गठन मतलब जैसे राज्य बन गए पहले, जैसे भारत की बना तब हमारे पास कितने राज्य थे, 14 राज्य थे, ठीक है। तो अब उनका जैसे अब हो गए 28 राज्य, तो कैसे हो, उसका पुनर्गठन कैसे हो उन राज्यों का। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का शासन रियासतों में था, इसमें रियासतों में विभाजित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन सभी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन भाषा व भौगोलिक परिस्थितियों में विविधता के कारण राज्य का गठन समस्या का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ऐसे समय में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। मतलब इसकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। ये लागू नहीं है, लागू 1956 में हुआ था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, इस आयोग का कार्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करना था। मतलब ये क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग, मतलब इसका जो समिति बनाई गई कि इसका ये कहना था कि भाई भाषा के आधार पर जितने भी राज्य बनेंगे उसके आधार पर क्या है, पुनर्गठन की सिफारिश करना होगी, ठीक है। ये नहीं कि हमने भाई इसको लागू कर दिया, तो इसका सिफारिश करना है। वो आगे देखेंगे कितनी इसमें भाषा किस तरह की बोली जाती है। और नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित किया गया। अब अधिनियम पारित मतलब लागू कब किया गया, नवंबर 1956 में, ठीक है। जिसके अनुसार 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश को भाषा के आधार पर बांटा गया, ठीक है। हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि को कार्यालय में प्रयोग किया जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता दी गई। देखो, हिंदी भाषा आजकल जो हमारे जो कार्यालय होते हैं उसमें हिंदी बहुत कम यूज होती है। क्या होती है, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश सबसे ज्यादा यूज होती है हमारी यहाँ पे। जैसे हम कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम क्या 90% इंग्लिश ही यूज होती है। इंग्लिश यूज मतलब हम कोई फॉर्म लेते हैं तो उसे इंग्लिश आती है, ठीक है। 100 में से 10% ही हिंदी यूज होती है। कोई फॉर्म आ गया 10% ही हिंदी का मिलेगा, बट 90% आपका किसका मिलेगा, वो मिलेगा इंग्लिश का, ठीक है। और इसके बावजूद भी क्या है, व्यापक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही किया जाता है। देखो नीचे क्या आ रहा है, इसमें क्या है, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। क्योंकि मान लो हमने अभी बताया इंग्लिश कहाँ पे, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, हम वहां पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, इंग्लिश ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में आपातकाल क्यों लागू किया था। मतलब इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल था वो क्यों लागू किया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया। अब ये आता है क्वेश्चन छोटा, गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया, तो किसने, इंदिरा गांधी ने। कब, 1971 में, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 1971 में भारत पाक युद्ध तथा बांग्लादेश की स्थापना के पश्चात, देखो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। 65 में भी हुआ, ठीक है। 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ। देखो एक लिख लेना ही, 1962 में किसके बीच हुआ, ये हुआ था भारत वर्सेस इसके चीन, ठीक है, चीन। और 1965 में भारत पाकिस्तान, 1971 में किसके बीच, भारत पाकिस्तान, और 1971 में किसकी, बांग्लादेश की स्थापना की, ठीक है। तथा के पश्चात बांग्लादेश शरणार्थियों को भारत में आश्रय दिया गया। गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान्न समस्या,
सूखा हुआ मानसून की समस्या के साथ साथ बांग्लादेशी शरणार्थियों का अधिक संख्या में आने के कारण भारतीय जनता का रोष बढ़ने लगा। मतलब क्या थे, जो बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे वो भारत में आने लगे, जिससे भारतीयों क्या है रोष बढ़ने लगा, गुस्सा बढ़ने लगा। इस कारण क्या कर दिया इंदिरा गांधी ने, क्या किया भी, जिस कारण हड़ताल व आंदोलन ने कानून व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इंदिरा गांधी से नाराज हो चुकी थी और जनता 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी चुनाव में अनुचित आचरण का दोषी माना और इस फैसले के आधार पर वे किसी पद पर नहीं रह सकती थी। ठीक है, और उन पर त्याग पत्र का दबाव डाला गया। ऐसी राजनीतिक संकट के समय अपने आप को चारों तरफ से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उन्होंने 25 जून 1975 को क्या कर दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया। ठीक है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए मतलब उसने क्या कर दिया गया, 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को क्या कर दिया गया, उन्होंने आपातकाल लगा दिया गया। ठीक है, कुछ लोग थे जो पूरी बांग्लादेश से आ रहे थे, शरणार्थी थे। ठीक है, उससे भारतीय जनता का रोष बढ़ गया। ठीक है, इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय ने दबाव डाला कि आपको भाई त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, इस कारण उन्होंने क्या किया गया, 25 जून 1975 को क्या कर दिया गया, आपातकाल लगा दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या रहता है, सॉरी लास्ट इसमें क्वेश्चन और है, 3-4 क्वेश्चन और हैं, तो 17 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन क्या है, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान था। जापान के प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले से पूरा विश्व आश्चर्यचकित था। मतलब क्या था, जो जापान के प्रमुख शहर थे कौन से, 2, हिरोशिमा और नागासाकी। इस पे क्या परमाणु बम डाला गया था, आप सभी को पता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति पर था। तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कब से कब चला था। पहला चला प्रथम जो विश्व युद्ध था वो आपका लिख देता हूं, प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, ये 1914 ईस्वी से कब 1918 तक। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, ये द्वितीय विश्व युद्ध ये हुआ था आपका 1939 ईस्वी से। ठीक है, 1945 ईस्वी तक। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध आपका चला था। मतलब ठीक है, उसी टाइम क्या किया गया था, जो जापान के प्रमुख शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या है अमेरिका ने परमाणु बम डाल दिया गया था, जिससे वहां की जो जनसंख्या थी, वहां के जितने परिवार थे, जितने शहर थे, वो क्या नष्ट हो गए थे। ठीक है, जिससे क्या थे विश्व भर में, मतलब विश्व जो पूरा ब्रह्मांड मतलब आपका सॉरी यहाँ पे विश्व था, मतलब जितने भी देश थे वो क्या थे अमेरिका से क्या होने लगे, मतलब डरने लगे, आश्चर्यचकित हो गए थे। क्यों, क्योंकि उन्हें मतलब पूरे देश पे क्या डाल दिया था, परमाणु बम डाल दिया था, जिससे मतलब शहर वगैरह सब कुछ खत्म हुआ था उनका। तो आज भी ऐसी उस देश की जैसे जापान की कुछ ऐसे सिटीज हैं, मतलब वहां पे आज भी जो लोग हैं मतलब थे पहले के, अब भी जो पैदा हो रहे हैं बच्चे वगैरह हैं, मतलब पैरालाइज्ड वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे समय में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता अनुभव की गई जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। तो वो कौन सा, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ था, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ बोल सकते हैं भारत का नहीं, भारत ने उसमें योगदान दिया था। तो ऐसी संस्था थी जिसने 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई। ठीक है, इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर यहाँ पे आएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था, मतलब स्थापना की गई 1945 में 24 अक्टूबर, उसमें से जो संस्थापक देश थे उनमें से भारत एक था। भारत की विदेशी नीति हमेशा शांति व अहिंसा के विचारों से प्रभावित रही। भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित शांति से सेनाओं में अपने सैनिक भेजकर अपना क्या है सक्रिय योगदान दिया। वर्ष 1953 में भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ को महासभा की पहले महिला अध्यक्ष है। ठीक है, मतलब क्या है पहली महिला अध्यक्ष 1953 में भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित क्या बनी, पहली महिला अध्यक्ष बनी। इस प्रकार भारत ने सदैव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका का सुंदर रूप से निर्वहन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता था आपका 16 का, साबानो केस क्या। देखो साबानो केस क्या, देखो साबानो केस क्या है कि साबानो नामक मुस्लिम महिला जिसकी आयु 62 वर्ष थी,
मतलब क्या था, साबानो केस क्या था, मतलब एक मुस्लिम महिला थी, उसका नाम क्या था, साबानो। ठीक है, तो उसकी एज कितनी थी, 62 थी वो, तथा 5 बच्चों की मां थी। इसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। पति ने गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया, जिस कारण उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। किसने, साबानो ने। साबानो के 5 बच्चे थे, आयु कितनी थी उसकी, 62 वर्ष की थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, 3 तलाक मतलब ले लिए थे उन्होंने। पति ने सॉरी क्या कर दिया था, उसे गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया कि मैं इसको गुजारा भत्ता नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया है, उच्च न्यायालय में क्या कर दिया, अपनी क्या करनी पड़ी, उसको शरण लेनी पड़ी, मतलब उसको जाना पड़ा, उसको वहां पे आटे वगैरह लगानी पड़ी। उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता बढ़ाने का आदेश दिया और उसके पति ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अपील की और 1985 में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आदेश को सही बताते हुए साबानो के पक्ष में निर्माण किया। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है, लेकिन पुरातनपंथी मुस्लिम नेताओं व संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाकर क्या किया गया, लेकिन पुरातनपंथी मुस्लिम नेता, मतलब क्या थे, मुस्लिम नेता थे उस टाइम, मतलब मुस्लिम नेता व संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाकर यह दबाव डाला कि 1986 ईस्वी में संसद में कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मतलब फैसले को क्या कर दिया, पलट दिया गया कि मतलब नहीं देंगे तो नहीं देंगे। मतलब क्या थे, मुस्लिम नेता थे कुछ, ठीक है, कुछ संगठनों के लोग थे। उसने क्या किया, सरकार पे दबाव डाल दिया, प्रेशर डाल दिया कि आपको ये फैसला है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस फैसले को पलट दिया गया और इस प्रकार सरकार के दखल से साबानो जीत कर भी हार गए। ठीक है, मतलब वो साबानो थी, मुस्लिम महिला थी, वो जीतते भी क्या हुए, हार गए। ठीक है, ये थे एक साबानो पर मतलब केस क्या था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इस वीडियो का। भारत के आर्थिक नियोजन पर प्रकाश डालना। आर्थिक नियोजन मतलब ऐसी प्रक्रिया जिससे निर्धारित लक्ष्यों को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करने हेतु उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब निश्चित टाइम में मतलब हमें जो करना होता है, हमें जो प्रोवाइड मान लो हमें कुछ काम करना होता है, ठीक है, हम एक समय सीमा में उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे लिए सही रहता है। इसीलिए उसका जो आर्थिक नियोजन था, मतलब किस तरीके से उसका निश्चित समय सीमा में क्या करना है, क्या नहीं करना, तो बताया गया। आजादी मिलने के बाद भारत सरकार द्वारा बड़े बड़े सरकारी संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया। अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत करने के उद्देश्य से पंडित नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 15 मार्च 1950 को एक सलाहकारी संस्था जिसकी नाम योजना आयोग दिया गया। एक कौन सी संस्था है, सलाहकारी योजना, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया, योजना आयोग। स्थापना की गई कब, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को। देखो यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये जरूर आपको याद करना है। ठीक है, योजना आयोग। अब इसका नाम क्या बदलेगा, नीति आयोग। ठीक है, क्या, नीति आयोग, ये आपको याद करना है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग। अब बात आती है आगे। इसके बाद 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद, कब, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, की गई। सोवियत संघ को पंचवर्षीय योजना में प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजनाओं का लागू किया गया। मतलब पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल की योजना होगी, उसको पंचवर्षीय योजना बोलेंगे हम। ठीक है, जैसे अब 2020 से स्टार्ट हुई तो वो 5 वर्ष की योजना कब समाप्त होगी, 2025 में। ठीक है, इसी तरीके से 1980 के दशक में विभिन्न सरकारों आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को 47 टन सोना गिरवी, कितना टन सोना, 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों को मानते हुए आर्थिक सुधार करते हुए विकास के पथ पर क्या है, अग्रसर है। तो ये क्वेश्चन था मतलब आर्थिक नियोजन पे। तो आपका ये यहाँ पे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो आपको एसएस के जितने भी एसएस लगा लो, हिस्ट्री लगा, एसएस में जितने आपके 4 पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपके पास एक ज्योग्राफी हो गया, चारों वीडियो आपको उस चैनल पे मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जितना भी मैथ है, आप मैथ को जल्द में जितना सैंपल पेपर है, जितने भी आपने आपके चैप्टर हैं
10th क्लास के या 12th क्लास के आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा ये क्वेश्चनों को अच्छे से देखना, क्योंकि हिस्ट्री अब की बार चेंज हुई है, तो अब की बार हम नहीं बता सके कहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।